चलिए देखिएगा, आज का टॉपिक क्या है, गंगा नदी तंत्र। कल क्या क्या समझाए थे कि भारत के नदियों में आपका दो प्रकार की नदी देखने को मिलती है, एक हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी बोलिए या मध्य भारत की नदी बोलिए। हिमालयन नदी का विशेषता क्या था कि वैसी हिमालयन से निकलने वाली नदियों में वर्षों भर क्या होती है, पानी होती है, क्योंकि उनका उद्गम स्थल किससे होता है, ग्लेशियर से होता है। और ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहता है बर्फ, वहाँ उसमें पानी रहता है। ठीक है। अब ये दूसरी बात है कि उसमें किसी मतलब मौसम में पानी ज़्यादा या कम होता है, लेकिन सूखता कभी नहीं। जैसे हम लोग अगर बगल में देखा जाए फल्गु नदी जो है, ये क्या होता है, बरसाती नदी इसको बोलेंगे। बरसात में पानी आएगा, गर्मी के मौसम में पूरा सूखा सूखा रहेगा, क्योंकि ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है। तो दो तरह की नदियाँ देखने को मिला था, एक हिमालयन नदी और दूसरी था प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी का आपका 3 नदी तंत्र था, जिसमें पढ़े थे हम लोग सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। जिसमें सिंधु का उद्गम स्थल भी कहाँ से, मानसरोवर झील या चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल भी वहीं से है, मानसरोवर झील बोलिए या चेमा यंगडुंग ग्लेशियर बोलिए। और एक तीसरा नदी था सतलज। ठीक है। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कल की क्लास में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आज का टॉपिक क्या है, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि गंगा से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है। चलिए अगर बात कर देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है ना, वो दो नदियों का मेल है। जब दो नदी आपस में मिली, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा, तब जाकर उसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। अब यहाँ पर समझिएगा, मेन यहाँ पर भागीरथी निकलती है। जो यहाँ लिखा है ना गंगोत्री हिमानी, है ना, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के गोमुख, उत्तराखंड के गोमुख के पास कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री, है ना। उस गंगोत्री से जो आपकी जलधाराएं निकली हैं, उस जलधारा का नाम क्या है, भागीरथी, ना कि गंगा। ठीक है। अब यहाँ से आता है को, उसी के बगल में एक और ग्लेशियर का नाम क्या है, सतोपंथ हिमानी, मतलब ग्लेशियर। हिमानी ग्लेशियर का हिंदी रूप है। उससे एक निकलती है जलधज, का नाम क्या है, अलकनंदा। ये दोनों बहते हुए देवप्रयाग में आकर मिलती है, और तब उसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। और यहाँ पर इमेज देखिएगा, देखिए इधर से आपका आ रहा है अलकनंदा नदी, और इधर से बहते हुए आ रहा है भागीरथी, और ये आपका जो संगम है यहाँ पर क्या है, देवप्रयाग, जो तीर्थ स्थल में है ना। हिंदू धर्म शास्त्रों के मान्यता के अनुसार क्या है, देवप्रयाग क्या एक तीर्थ स्थल है, और वहीं पर आके अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, और तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए, भागीरथी नदी तो सिंगल आई, लेकिन बहुत सारी नदियां जो है अलकनंदा में मिलती है, और जहाँ जहाँ मिली है वहाँ वहाँ एक प्रयाग की स्थापना किया गया है, जो तीर्थ स्थल के रूप में अभी है। ठीक है। देखिएगा उसको भी अच्छे से। अगला हम देखेंगे, पहले समझते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा क्या है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर, न कि मीटर में, किसमें है, किलोमीटर में है। और गंगा नदी कितने देशों से, 2 देशों से बहती है। भारत के उत्तराखंड से निकलती है, और भारत से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो यह 2 देशों से बहती है, कहाँ कहाँ, भारत और बांग्लादेश। अब अगर देखा जाए गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, तो यहाँ पर भारत के गुजरात की उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से आएगी आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आएगी आपका बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ, बांग्लादेश में। तो ये उसका मतलब भारत से गुजरने वाली नदियों में, मतलब गंगा क्या कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है उसका नाम है, एकदम क्रमवाई है। उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तराखंड से आएगी उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश से एंट्री होगा बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड में बहुत बहुत थोड़ा सा, झारखंड में एक जिला है साहेबगंज, है ना, तो बस वहाँ पर वो थोड़ा सा टच करेंगे झारखंड को, उसका फिर हो जाएगा कहाँ, पश्चिम बंगाल में, है ना। झारखंड के बस साहेबगंज जो एरिया है ना, साहेबगंज जिला, वहाँ पर थोड़ा बहुत उसका गंगा का एंट्री है झारखंड में। और झारखंड के बाद फिर कहाँ चल जाएगी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर दूसरा देश बांग्लादेश में। ठीक है, ये क्रम है किसका, गंगा नदी का, कहाँ से निकली है और कैसे कैसे किस किस राज्यों से होते हुए गुजरेगी। और देखा जाए ना, देखिए गंगा का खासियत क्या है कि गंगा नदी जो है इसका पानी स्वतः शुद्ध हो जाता है अपने आप, है ना। रखे रखे पानी में कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा, उसमें कोई स्मेली कोई गंदगी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक वायरस रहता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। इस बैक्टीरियोफेज का खासियत क्या है ना कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सारे कोई खा लेता है या उसको मार देता है। ठीक है, इस कारण उसके अंदर जितने भी गंदगियाँ होती है वो सब साफ हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप लोग अगर कोई बाबा धाम या बोलबम गए होंगे या कहीं भी गंगा के पानी में नहाने गए हों तो वहाँ से लाते हैं हम लोग पानी भर के, है ना, घर में पूजा करने के लिए गंगा का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब बोतल में भरिएगा तो एकदम गंदा रहेगा, लेकिन आप अगर उसको रख दीजिएगा, है ना, तो वही पानी एकदम प्योर, एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम साफ पानी हो जाएगा। क्यों हो गया वो, क्योंकि वो उसके अंदर क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस, और उसका काम ही क्या है कि जितने भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया, सब को क्या कर देना है, मार देना है। ठीक है, इसलिए जो लोग बाबा धाम जाते हैं तो वहाँ पर, जहाँ पर सुल्तानगंज जो है जहाँ से उठाया जाता है, जल उठाया जाता है, तो वहाँ पर एकदम गंदा पानी, एकदम गंदा से कीचड़ है, कादो वाला पानी है, उसी में स्नान करना है और वहीं का पानी उठाना है। ठीक है, और वही पानी उठा के हम लोग क्या करते हैं, शिव जी पर चढ़ाते हैं जाके वहाँ पर बाबा धाम में, तो वो पानी ऑटोमेटिक एकदम शुद्ध हो जाता है, जाते जाते ही एकदम पूरा साफ हो जाएगा। तो उसे क्या मिलेगा आपको, बैक्टीरियोफेज। इसीलिए गंगा को क्या बोला गया, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है गंगा नदी, इसलिए गंगा का पानी कभी खराब भी नहीं होता है। और उसी कारण खराब नहीं होने कारण हम लोग क्या है, पूजा में इस्तेमाल करते किसका, गंगा का पानी का, शुद्धता के रूप में। अब दूसरा पॉइंट क्या इसके समझना है, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब, 2008 में। और गंगा नदी का जो डॉल्फिन है उस डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और कौन बैठे लग रहा है, वो नीचे बैठल है। ठीक है, तो गंगा नदी के डॉल्फिन को क्या बोला गया, राष्ट्रीय जलीय जीव। और सवाल पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, तो गंगा नदी का डॉल्फिन, सिर्फ डॉल्फिन नहीं, गंगा नदी का स्पेशल, है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है गंगा नदी का डॉल्फिन। तो गंगा नदी के डॉल्फिन को क्या बोला गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब, 2008 में। ठीक है, ये तो हुआ गंगा के बारे में। अब उसका विस्तार समझते हैं, गंगा का विस्तार कैसे कैसे है। देखिए यहाँ पर जो सीन है, गंगोत्री हिमानी से बस एक ही जलधारा निकल, इसका नाम क्या है, भागीरथी, है ना। इसमें कोई भी बाहरी मतलब अलग से जलधारा के मिल नहीं रहा है, सारी जलधारा किस में मिल रही है, अलकनंदा नदी में। और जो जो जलधारा अलकनंदा में मिलेगा वहाँ पर एक देव प्रयाग मतलब प्रयाग की स्थापना है, निर्माण किया गया है। जिस देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपका मिला है धौली गंगा। ठीक है, तो धौली गंगा जहाँ आकर मिल रहा है अलकनंदा में, उसको क्या बोला गया, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जहाँ आके मिला तो नंद प्रयाग। पिंडार नदी जहाँ आके मिला, कर्ण प्रयाग। और इधर से आके आता है मंदाकिनी नदी, केदारनाथ जो धाम है, केदारनाथ के बगल से निकलता है मंदाकिनी और वो आके मिलता है आपको अलकनंदा में, उसको क्या बोला गया, रुद्र प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा तो कॉमन हो गया,
है ना। मेन आपको याद है कि अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, और जो नदियाँ मिलेगी वहाँ पर एक अलग से तीर्थ स्थल बनेगा, उसका उसका स्पेशल नाम भी है, आपको देख लेना है। यहाँ देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है, अलकनंदा आपका सब में है कॉमन। अब अलकनंदा में सबसे पहले मिलता है धौली गंगा, तो धौली गंगा के मिलने से क्या बना, विष्णु प्रयाग, है ना। उसी अलकनंदा में उसके नीचे एक मिलता है नंदाकिनी जलधारा, तो नंदाकिनी जहाँ पे आके मिलती वहाँ पर मिला, बना नंद प्रयाग। फिर आके मिलता है पिंडार, है ना, पिंडार से बना आपका कर्ण प्रयाग। फिर आपकी इधर से मिलता है मंदाकिनी, मंदाकिनी से आपका बना रुद्र प्रयाग। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान ये भी देना है आपको कि जो केदारनाथ धाम है वो प्रसिद्ध है ना। केदारनाथ धाम क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ का जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग में आता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, जिसकी जो शंकर बोला था कि मानता क्या है कि वो वहाँ पर शिवलिंग जो है स्वयं निकला है। तो 12 को ज्योतिर्लिंग में से एक है ज्योतिर्लिंग, कौन सा, केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग, है ना। जिसकी स्थापना अगर देखा जाए तो स्थापना किया था किसने, पांडव राजा जन्मेजय ने, और बाद में इसको शंकराचार्य जो थे इस मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब कि फिर से उसका निर्माण करवाएं। ठीक है। ये इसका किसका इतिहास है, केदारनाथ का। शॉर्टकट में दी कि केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है, जो शुद्ध से प्रकट हो निकले। ठीक है। इसकी स्थापना करवाए कौन, पांडव राजा जन्मेजय ने, और इसका जीर्णोद्धार कौन करवाए, आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो मेन आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, तो वहाँ पर कौन सा प्रयाग है। ठीक है। कर्ण प्रयाग है कि देव प्रयाग है कि विष्णु प्रयाग है कि रुद्र प्रयाग है। ठीक है। ये सब सवाल आपसे पूछते रहता है। तो जहाँ पर 4 है वहाँ 5 हो जाइए, और जहाँ 5 है वहाँ 6 होइए, लेकिन बैठिए, आगे स्पेस नहीं है, यहाँ बैठिए। यहाँ पे आज भर खाली कष्ट है, आज भर कष्ट है, कल से ज्यादा कष्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा में कौन मिला, धौली गंगा, तो नाम विष्णु प्रयाग। याद कर लीजिए, 2-3 बार बोलिएगा, मेरे साथ में याद हो जाएगा। अलकनंदा में मिला है धौली गंगा, बना आपका विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में फिर मिलता है नंदाकिनी, नंद प्रयाग। अलकनंदा में मिला आपका पिंडार, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में मिला है मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग। प्रयाग याद करना ये जरूरी है, और सवाल घुमा फिरा के आप लोग को फंसाता है। ठीक है। देव प्रयाग किसके संगम पर है, नंद प्रयाग किसके संगम पे है, कर्ण प्रयाग किसके संगम पे है, नदी का नाम दिया रहेगा, है ना। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ऐसे दिया रहेगा सवाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब ये पूरा डिटेल है, और इसी आपका जो वीडियो इमेज दिख रहा है, इस इमेज में ही आपका पूरा गंगा का डिटेल्स छुपा हुआ है। गंगा कहाँ से निकला है ना, कहाँ आकर गया है, कैसे कैसे उसका नाम चेंज हुआ है। फिर से देखिए गंगा का निर्माण जो 2 जलधारा से, एक आपका अलकनंदा, दूसरा आपका भागीरथी। जैसे जो 2 जलधाराओं के मिलने से गंगा बना, बाद में फिर वही जलधारा 2 अलग अलग भागों में बट भी जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहा है ना आप लोग को कि एक भागीरथी नदी है और दूसरा अलकनंदा है। यहाँ पर देव प्रयाग में आने के बाद ही मिलता है, इसका नाम क्या पड़ गया, गंगा पड़ गया। क्या पड़ गया, गंगा पड़ गया। और वही गंगा जब आगे जाने के बाद जो है 2 अलग अलग जलधाराओं में बट जाती है। एक जलधारा पहुंच जाता है बांग्लादेश में, जिसका नाम पड़ता है पद्मा, और एक जलधारा पहुंचता है पश्चिम में, जिसका नाम पड़ता है हुगली, है ना। पश्चिम बंगाल का कलकत्ता शहर किस नदी किनारे है, हुगली ने। तो वो गंगा के ही 2 जलधारा है। पहले जो 2 जलधारा मिलकर गंगा बना, बाद में वही 2 अलग अलग भागों में बट गया। एक बन गया पद्मा जो बांग्लादेश में,
अब पश्चिम बंगाल में आपका बन गया उसका नाम हुगली पड़ गया। ठीक है, अब उसके बीच में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है, कौन किस स्थान पर मिलती है, उसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है कि अगर सवाल ये पूछे आपसे कि गंगा जो है किस क्षेत्र में मैदानी इलाकों में आती है, समतल भूमि में, समतल भूमि पर पहली बार गंगा का एंट्री होगा, तो वो कहलाएगा नहीं हरिद्वार। क्या कहलाएगा? हरिद्वार। हरिद्वार के पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देवप्रयाग हो, भागीरथी है, अलकनंदा है, ये सब किस में? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कैसा क्षेत्र है? समतल कम है, पठारी पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। तो और समतल इलाका में अगर बोला जाए कि कहाँ पर आके समतल भाग में प्रवेश करती है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हरिद्वार इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार भी उत्तराखंड का ही भाग है। हरिद्वार क्या है? ये भी क्या है? उत्तराखंड का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये समतल इलाका है, इसलिए वहाँ पर हरिद्वार मेंशन किया है। और एक धार्मिक स्थल भी है ना। हरिद्वार के बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ तक सीमा था किसका? उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। और यहाँ से अब शुरू होता है यूपी की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री करती है तो यहाँ पे जाता है कन्नौज। और कन्नौज जगह में क्या है कि ये गंगा नदी में आके मिलती है कौन सी नदी? रामगंगा नदी, है ना। अगर सवाल पूछे कि रामगंगा नदी या कन्नौज जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो आंसर हमारा होगा गंगा और रामगंगा, गंगा और रामगंगा। और यहाँ पर कौन सा मिला आपका तीर्थ स्थल? कन्नौज। उसके आगे पढ़ेंगे तो एक आता है प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद का नामकरण किया गया, चेंज क्या हो गया अभी वर्तमान में? प्रयागराज। तो प्रयागराज भी तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर देखिए यमुना नदी आके मिलती है। मेनली प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था पहले, है ना। लेकिन अब सरस्वती नदी जो है वो आपको दिखती नहीं है, वो विलुप्त हो गई है। बस आपको दो ही जलधारा दिखेगा, गंगा और यमुना का। जैसे आपका यहाँ से ही भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। उसी प्रकार से यमुना नदी निकलती है आपका कहाँ से? यमुनोत्री से। ये भी उत्तराखंड का ही हिस्सा है। किसका? उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से यमुना नदी, और आके प्रयागराज में गंगा के साथ मिलती है। तो मेन आपका प्रयागराज क्या है? संगम है। क्या है? संगम है। किसका संगम है? तीन नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। लेकिन सरस्वती नदी वहां पर अब विलुप्त हो चुकी है, दिखता है बस दो ही नदी, गंगा और यमुना। इसके साथ साथ में देखिए यमुना नदी का एक अन्य नाम, इसका नाम है कालिंदी, यहाँ पर लिखा हुआ है। का सवाल ये भी पूछता है कि कालिंदी जो है किसका नाम है? यमुना का। या यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो कालिंदी आता है। अब यमुना का भी कुछ सहायक नदी है ना। यमुना नदी का भी कुछ सहायक नदियां हैं, इसका देखिए नाम याद करते हैं। केबीसी पढ़िए, केबीसी, केन बेतवा चंबल। केबीसी चलता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, केन बेतवा चंबल है। ये किसी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की, याद रखना है, यमुना की सहायक नदियाँ केबीसी, केन, बेतवा, चंबल। केन का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। बेतवा का उद्गम स्थल है आपका विंध्याचल प्रदेश, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और चंबल का है वो इंदौर से, वहाँ पठारी क्षेत्र से निकलती है मध्य प्रदेश। तो तीनों आपका मध्य प्रदेश का ही, एमपी एमपी एमपी। केन का कैमूर, केन से कैमूर हो गया। बेतवा हो गया विंध्याचल, बेतवा विंध्याचल। और आपका चंबल हो गया इंदौर। केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल। सवाल पूछता है कि केन जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की, है ना। तो यमुना की तीन सहायक नदी कौन सा है? केन, बेतवा, चंबल। सबका उद्गम स्थल भी क्लियर हो गया। केन का कौन सा? कैमूर, बेतवा का विंध्याचल और चंबल का इंदौर। चलिए ठीक है। अब ये
यमुना नदी जो कालिंदी नदी है उसी को यमुना बोलते हैं। यमुना नदी आकर गंगा में जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा तीर्थस्थल है? प्रयागराज। चलिए, यूपी में है। प्रयागराज से आगे बढ़ती है गंगा तो एक जगह आता है गाजीपुर, है ना? कौन सा शहर है? गाजीपुर। और गाजीपुर में आके मिलती है गोमती नदी। और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका फुलहर झील। कौन सा? फुलहर झील, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है ना? पीलीभीत के पास कौन सा झील मिलेगा? फुलहर झील। और उस फुलहर झील से निकलता है कौन सी नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी बहते हुए आके मिलती है गंगा में, और वहां पर एक जगह जिसका नाम कहाँ है? गाजीपुर। अब हो गया उत्तर प्रदेश कहानी खत्म। उत्तर प्रदेश में 3 पॉइंट समझना है ना, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर। कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर। कन्नौज में आपको मिलता है रामगंगा। एकदम क्लियर फिगर से समझना कि यही फिगर में सब कुछ है, लिखा हुआ नहीं, हम बस बोल बोल के समझा रहे हैं, तो समझिए अच्छे से। कन्नौज में कौन मिलती है? रामगंगा। प्रयागराज में यमुना। यमुना का अन्य नाम कालिंदी, अन्य नाम में कालिंदी। और यमुना का सहायक में केन, बेतवा, चंबल, है ना? केबीसी, केन, बेतवा, चंबल। उसका उद्गम स्थल पे ध्यान दे देना है। फिर आते हैं गाजीपुर। तो गाजीपुर में आपका मिलता है गोमती नदी। अब गोमती नदी का उद्गम कहाँ से? फुलहर झील। फुलहर झील मतलब पीलीभीत, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया आपका इधर ये उत्तराखंड, और ये पोर्शन हो गया किसका? उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ शुरू होता है हमारा बिहार। बिहार है ना, छपरा उपरा तो देख रहे हैं, है ना? छपरा, पटना, सोनपुर, ये सब का नाम सुने होंगे, बिहार का हिस्सा है। देखिए छपरा जो स्थित है, छपरा में आके मिलता है घग्गर नदी। घाघरा जिसको बोल रहे हैं, यही बाद में घग्गर भी कहा है। तो घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है। लड़की लोग जो है ना कखनियों कुछ कर सकती है, उन लोग का दूध वादू लोग को माफ कर दिया जाता है ना? आइए घाघरा आते हैं। तो घाघरा नदी बहते हुए आती है और मिलती है। अब क्या, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? नेपाल। नेपाल में घाघरा नहीं है, नेपाल में आपकी 2 नदी है, काली और कर्णाली, है ना? काली और कर्णाली जो नेपाल की है। वही नदी जब बिहार में आती है तो एक का नाम होता है शारदा, एक का नाम होता है घाघरा, है ना? शारदा और घाघरा की संयुक्त धारा को ही बोलते हैं घाघरा नदी। और घाघरा नदी बहते हुए आती है और आके छपरा में मिलती है। किसके साथ? गंगा के साथ। एकदम ध्यान देना, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। नेपाल से बहने वाली 2 नदी काली और कर्णाली, वो नेपाल की 2 नदियाँ हैं। जैसे ही वो बिहार में आती है तो उसका नाम होता है, काली का नाम होता है शारदा और कर्णाली का होता है घाघरा। अब वो जो दोनों नदियाँ मिलती है तो एक नाम पड़ता है घाघरा नदी, ठीक है। और उस घाघरा नदी बहते हुए आती है और मिलती है कहाँ पे? छपरा में। किसके साथ? गंगा के साथ, ठीक है। तो बोला कि छपरा में किसका संगम है? तो गंगा और घाघरा का, गंगा और घाघरा का। आगे देखेंगे तो अगर बात करें हम पटना का, तो पटना भी संगम ही है, गंगा और सोन, गंगा और सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ी, यही ना है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, ठीक है। अब वो बहते हुए आती है बिहार में, और बिहार के पटना में आके मिल जाती है किसके साथ? गंगा के साथ। तो पटना जो है संगम है किसका? गंगा और सोन का। अब एक इम्पोर्टेंट जगह है सोनपुर। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला है, जहाँ पर पशुओं की खरीद बिक्री होती रहती है। वहाँ पर महंगे महंगे पशु, मतलब करोड़ों के पशु मिलता है वहाँ पे। कुछ दिन पहले देखा था कि एक भैंस था, उसका 5 करोड़ दाम था, ठीक है। तो वो कहानी। अब देखिए सोनपुर में कहाँ वो संगम है, किसका किसका? गंगा और गंडक,
गंगा नदी है और गंडक नदी। गंडक नदी का भी उद्गम स्थल नेपाल से है। कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से बहते हुए बिहार की आती है और बिहार में आते हुए सोनपुर में, मेनली कहाँ? सोनपुर में। सोनपुर में आके वो मिल जाते किसके साथ? गंगा के साथ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जाओ जाओ मिल लो जाओ। तो सोनपुर में कौन था संगम? गंगा और गंडक। गंगा और गंडक। घाघरा नदी का दो जलधारा कौन कौन सा है? शारदा और घाघरा। नेपाल में उसका नाम काली और कर्णाली। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे तो बिहार का पोर्शन खत्म। इधर से शुरू होता है कौन सा? वेस्ट बंगाल, है ना। अब रहा बात कि सर आप झारखंड भी बोले थे, क्योंकि गंगा नदी आपका कितने राज्यों से घुटता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य। तो इसमें झारखंड का भी नाम है, लेकिन इसमें चर्चा नहीं है झारखंड का। तो झारखंड का बहुत छोटा हिस्सा जिसका नाम है साहेबगंज जिला। क्या नाम उसका? साहेबगंज। वहीं पर वो आती है गंगा और फिर जाके किसमें कहाँ चलाती है? पश्चिम बंगाल में चलाती है। तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार झारखंड का बहुत कम एरिया जिसका नाम क्या है? साहेबगंज, वहाँ पे आती है और फिर कहाँ चलाती है? मुड़ के पश्चिम बंगाल में। तो ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है इसके बाद से कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में क्या रहता है? फरक्का बैराज, जहाँ की कौन सी मिलती है? महानंदा मिलती है। किसके साथ? गंगा के साथ। गंगा के साथ कौन मिला? महानंदा। और गंगा ये जो महानंदा है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? महानंदा नदी। और फरक्का बैराज के पास कहाँ मिलती? किसके साथ मिलेगी? गंगा के पास मिलेगी। अब वहाँ से गंगा जब आगे बढ़ती है तो उसकी जो 2 जलधाराएं जो है बट जाती हैं। ठीक है, एक जलधाराएं चली गई बांग्लादेश में और एक जलधाराएं जो है चली गई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, है ना। तो जो जलधारा गई है बांग्लादेश में उसका नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ गया? पद्मा। और जो पश्चिम बंगाल में एंट्री किया उसका नाम पड़ता है हुगली। क्या नाम उसका? हुगली। हुगली के ही ही आके मिलती है दामोदर नदी, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बोलते हैं ना। इसमें एक कोसी नदी भी होगा, कहीं पर दिया है कोसी? कोसी। अच्छा, इसको छोड़ दिए थे कोसी के पास कुर्सेला। कोसी जो नदी है वो बिहार का शोक है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है बाढ़ का। क्योंकि कोसी का क्या है ना कि उसकी जलधाराएं, उसका एक फिक्स पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है। सबसे खतरनाक होता है जब वहाँ से नेपाल से पहाड़ी क्षेत्र से पानी छूटता है, वहाँ से आता है, तो कहाँ बनाएगा उसका डैम या बांध? कहाँ बांधेगा? उसका रास्ता ही समतल हो जाता है ज़मीन, और समतल ज़मीन पे तो पानी कन्हू बह जाएगा, है ना। इस बार प्रोटेक्शन करेगा सरकार कि पानी इधर नहीं आए, इधर बांध बना के रख ले, तब अगला साल से पानी उसे घूम के जाएगा। जाओ, हम वो किधर से रोकेगा? हम सगरों से घूम जाएंगे, है ना। तो उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है सरकार के पास। और उधर के एरिया जो है बाढ़ के क्षेत्र में बरसात के मौसम में डूबा रहता है, कोसी का क्षेत्र, है ना। तो जैसे बिहार का शोक हो जाता है कोसी, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का जो शोक होता है वो दामोदर। सेम हाल दोनों का है, दोनों साथ पड़ोसी है, दोनों का हाल भी सेम ही है। एक का हाल बेहाल किया हुआ है कोसी और दूसरे का हाल बेहाल किया हुआ है दामोदर। इसीलिए कोसी को बोला गया बिहार का शोक और दामोदर को बोला गया बंगाल का शोक, है ना। चलिए, और ये आपका जो नदी है कौन सी? हुगली। यहाँ पर कौन सा शहर है? कलकत्ता शहर किसके नगर तट पे है? हुगली नदी पे। तो ये पूरा हो गया गंगा का साग कहाँ से निकला है और कहाँ जाकर मिला। ठीक है, और उसकी जलधाराएं बट गई, एक हुगली हो गई और दूसरा पद्मा। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? पद्मा है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए।
देखिए अब जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है ना ये यहाँ पे, तो गंगा का ही नाम क्या होता है? पद्मा। जमुना, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था? जमुना, यही था ना। गंगा कहीं एक धारा का नाम क्या था? पद्मा। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जाती है वो भी, तो वहाँ पर उसका नाम क्या पड़ता है? जमुना। और एक मेघना नदी है बांग्लादेश का, कौन सी नदी? मेघना। अब ये दोनों मिलती है मेघना के पास और यहाँ पर एक बनाती है डेल्टा। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। अब डेल्टा का निर्माण होता कैसे, तो सुनिएगा अच्छे से। जब नदियां अपने तेज रफ्तार से बहती है, ठीक है, तो ढलान पे तो उसका रफ्तार तेज रहेगा, जाहिर सी बात है। ढलान जितना तेज तीखा है, मतलब जितना ज़्यादा स्लोप है, उस पानी की धारा उतना तेज रहेगा। ठीक है। तो धार तेज रहता है तो वो अपने साथ अवसाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब लेके बहता है। लेकिन जैसे ही वो समतल पे आता है तो उसका धार हो जाता है कम। ठीक है। और धार कम होता है तो अपने साथ जो भी बहा कर लाया है वो बिछा देता है, क्योंकि अब उसके पास पावर है ही नहीं कि लेके उसको आगे बढ़े। बात समझे? धार, पानी का धार तेज रहेगा तब ना उसके साथ अपने बहाते चलेगा। अब पानी का धार ही उसका पावर कम हो गया, कमज़ोर हो गया धारा, तो वो अपने साथ जो बहा कर लाई गई मिट्टी तो क्या करेगा? अपने साथ बिछा देगा। तो वही बिछा हुआ भाग तो होता है ना, तो ये कंटिन्यू करते रहता है लगातार। ऐसा तो है ना कि आज शुरुआत हुआ नदी या कल बना दिया डेल्टा, ऐसा तो होगा नहीं। वो निरंतर वो काम कर रहा है, तो धीरे 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 एक आपका दलदली एरिया बन जाता है, क्षेत्र। और उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? डेल्टा। और उस डेल्टा का यहाँ पर नाम क्या दिया है? सुंदरबन। सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक खास प्रकार की पौधा मिलता है, उसका नाम है सुंदरी, है ना। सुंदरी पौधा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के कारण उस क्षेत्र का ही नाम पड़ गया सुंदरवन। दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर डेल्टा का डिफिनेशन दिया हुआ है कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसाद को संचयन से निर्मित होता है, और यह नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है उस भूभाग पर क्या होती है? त्रिभुज जैसे आकार में संरचना, और उसका जो जलधारा है वो बहुत सारे धाराओं में बट जाएगी, क्योंकि उसका क्षमता कम गया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ये भी है। इधर से नदियाँ आके समुद्र में मिलने वाली थी तो ये समतल हो गई थी। अब इसकी धाराएं की पावर क्या हो गई? घट गई। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जलधाराओं में क्या हो गई? बट गई, क्योंकि इसके साथ जो आया है बहते हुए अवसाद, है ना, मिट्टी उट्टी सब यहाँ पर क्या होने लगा? जमा होने लगा। और यहाँ पे एक दलदलीय भाग का निर्माण कर दिया। किसका शेप कैसा है? त्रिभुजाकार में है। ठीक है। शेप कैसा है? त्रिभुजा शेप में है। इसी को क्या बोला जाएगा? डेल्टा बोला जाएगा। या इस फिगर में देखिए यहाँ पर, है ना, इधर से आपका नदियाँ बहते हुए आ रही थी और ये आपका समुद्र है। समुद्र में मिलते समय उसकी धाराएं की वैल्यू क्या, मतलब धारा का जो पावर था वो कम गया, तो अपने साथ बहा कर लाई गई जो मिट्टी था अवसाद था वो क्या किया? फैला दिया। अब फैला कर ये पतली पतली जलधाराएं में क्या हो गई? बट गई। अब इसी को जो फैला कर बनाई गई जो भूभाग है, इस भूभाग को क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। तो दलदली एरिया होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सूखा सूखा है आप वहाँ पर घर बना लीजिएगा, नहीं, दलदली क्षेत्र है। अब तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। देखिए ऐसा ऐसा पौधा मिलेगा, दलदली एरिया है और यहाँ पर छोटा छोटा पौधा देखने को मिलेगा। उसका हाइट कम रहता है, उसकी जड़ें जो होती हैं एक दूसरे से फंसी रहती है ताकि पानी का बहाव को कम कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे एक विशेष पौधा है, इस पौधा का नाम, इस पेड़ का नाम क्या है? सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी। तो सुंदरी पौधा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उस क्षेत्र का ही नाम पड़ गया सुंदरवन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते इसमें। तो कुछ विशेष पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन सा है? प्रयागराज, बनारस, कानपुर और पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है?
कोलकाता भी देखें। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से हुआ कौन सा? गोमती। अरे देखिएगा यहाँ पर गोमती का उद्गम स्थल इस फिगर में, इस स्लाइड में, तो गोमती का किससे हुआ? मैदानी भाग से, जो फुलहर झील से हुआ है ना। तो मैदानी भाग से सहायक नदी कौन सी है? गोमती है, जो किस में मिलती है? गंगा में। कहाँ पे? गाजीपुर में। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जरा इस पर भी विशेष ध्यान दे लीजिए। गंगा नदी निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं गुजरती है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम केन नदी किसकी सहायक है? यमुना। केन, बेतवा, चंबल, केबीसी यमुना का। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से, सोन। अमरकंटक किस राज्य में? एमपी सर, मध्य प्रदेश है ना। गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में? हरिद्वार। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट में था ये वाला पॉइंट। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी। गंगा नदी को बांस में क्या बोलते हैं? पद्मा। फटाफट याद कर ले हैं। और अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग। कौन सा है? विष्णुप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। देखिए मिलने वाला केबीसी तो है, ये है, सोन नहीं मिलेगा। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जिसका संगम रुद्रप्रयाग में? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, जो निकलती है केदारनाथ से, आके मिलती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। बोलना है, दो तीन लाइन छुट्टी नहीं कीजिएगा। मंदाकिनी। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर, पठार, ये आपका जहाँ कहाँ पड़ेगा? झारखंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। और गंगा नदी तंत्र अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, है ना, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। चलिए।